हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड की, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कवर हो जाएगी आपकी स्टोन एज से लेकर 1949 तक। यानी कि उत्तराखंड की हिस्ट्री से जो भी सवाल बनते हैं, चाहे वो ट्रिपल एससी का एग्जाम आप दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम आप दे रहे हो, उत्तराखंड का कोई भी आप एग्जाम दें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के हर एग्जाम में उत्तराखंड की हिस्ट्री पूछ जाती है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। इनको शुरू से लेकर अंत तक देखिए करिए, जिससे कि आपका पूरी की पूरी वीडियो कवर हो जाए और जितना भी कंटेंट है वो सब आपका कवर हो जाए। गाइस, बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सारी फ्री पिक्स वहीं पे आती हैं, जितना भी आपको करंट अफेयर्स के क्विजेज होती हैं वो सभी वहीं पे आती है। तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी यहाँ पे फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लें। गाइस, बताना चाहूँगा कि जो लोग लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एफआरओ मेंस के 3 कंपलसरी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। यानी कि आपकी फुल फ्लेजेडली एक्सरसाइज होगी, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है कि किस तरह से मेंस में आपको आंसर लिखना है, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस है, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस है। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है, उन सबको आपको करवाया जा रहा है। तो उसको आप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स निकला है या एफआरओ प्रीलिम्स निकला है और अगर आप मेंस देना चाह रहे हैं, तो आप मुझे उसके लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से हमने कल तक पढ़ लिया था प्रहरी बजनिया, ये जो पंच कोतपाल वगैरह हैं, ये हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट आता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राज्य प्रशासन की अगर बात की जाए, द चंद किंगडम वाज स्प्लिट इनटू डिफरेंट जोन्स नोन एज मंडल। तो चंद किंगडम जो था वो अलग अलग जोन्स में बटा हुआ था, इनको मंडल कहा जाता था। दे फेल इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये जो मंडल थे ये 2 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। दोज अंडर द फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी कि एक तो वे जो सामंती प्रभुओं के अधीन थे, यानी कि सामंत जो लोग थे उनके अधीन थे, और दूसरा वो द अदर विच वर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द किंग। और दूसरे वो रीजन थे, दूसरे वो मंडल थे जो डायरेक्ट राजा एडमिनिस्टर करता था, जो डायरेक्टली राजा के अंडर आया करते थे। द चंद्स वर फार साइटेड एंड अपॉइंटेड द वैंक्विश्ड किंग्स एज देयर फ्यूडल लॉर्ड्स सामंत, देयर बाय कंटेनिंग देयर एस्पिरेशंस एंड डिजायर टू रिवोल्ट। अब देखिए, चंद जो डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा फार साइटेड थे, यानी कि दूरदर्शी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एरिया कब्जाते थे, वहाँ का जो छोटा राजा हुआ करता था जिसको वो हरा के जिस एरिया को कब्जाया करते थे, तो वो अपना सामंत उसी को अपॉइंट कर देते थे, इस वजह से कि बाद में वो कभी बगावत ना करे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप उसको राजगद्दी से हटा देंगे और उसके पास कोई भी पावर नहीं रहेगी, तो वो उसके अंदर कुछ टाइम बाद इच्छा होगी कि वो बगावत करे और वापस से राजा के खिलाफ आवाज़ उठाए, चंद राजा के खिलाफ आवाज़ उठाए और उनसे लड़े। तो वो क्या करते थे कि जो वैंक्विस्ड किंग थे, यानी कि जिस राजा को हटाया गया फ्यूडल लॉर्ड से, उन्हीं को फ्यूडल लॉर्ड बना दिया गया, कंटेनिंग देयर एस्पिरेशंस एंड डिजायर टू रिवोल्ट। जिससे कि उनकी जो एस्पिरेशंस थी, उनकी जो अंदर से इच्छा थी, जो हारा हुआ राजा था कि मैं दोबारा से अपने राजगद्दी प्राप्त करूंगा, तो उसकी वो इच्छा दब जाएगी और इच्छा वो नहीं होगी, यानी कि वो किंगडम के थ्रू चंद किंगडम के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको भी एक पावर दे दी गई है, हालांकि वो हार गया था। पृथ्वीचंद राजवार वाज अंडर द ट्यूटिलेज ऑफ द चंद किंग बालो कल्याण चंद। जो पृथ्वीचंद राजवार थे वो बालो कल्याण चंद के अंडर रहा करते थे एज सामंत। एंड भरती चंद आफ्टर डिफीटिंग विजय बाम ऑफ सोर टू हिम अंडर हिज अम्ब्रेला। तो अब जो भारती चंद थे या भरती चंद थे, उन्होंने हरा दिया था किसको, विजय बाम को, सोर के, और वो भी उनके अंडर ही सामंत बन गए थे। विजय बाम जो है वो भारती चंद के अंडर सामंत बन गया था, और जो पृथ्वी चंद राजवार थे वो बालू कल्याण चंद के अंडर सामंत बन गए थे। A similar policy was adopted by the Chand kings in Pali Pachau, चौगरखा, बारामंडल, कत्यूर वैली एंड द तराई रीजन। तो यही पॉलिसी चंद किंग्स ने जितने भी ये रीजन है उन सब जगहों पे, ये उन सभी रीजन्स में ये वाली पॉलिसी अपनाई थी कि जहाँ पे भी जिस राजा को हराया करते थे उसी राजा को सामंत बना देते थे, जिससे कि वो चंद किंगडम के अंडर, चंद रूलर्स के अंडर काम करते रहें और बगावत ना करें। दीज फ्यूडल लॉर्ड्स हैड द फ्रीडम टू एनहेंस देयर प्रेस्टीज विद इन देयर टेरिटरीज। तो इन फ्यूडल लॉर्ड्स के पास, यानी कि ये जो सामंत हुआ करते थे, इनके पास पावर हुआ करती थी, फ्रीडम हुआ करती थी, आज़ादी हुआ करती थी कि वो अपनी प्रेस्टीज, यानी कि उनकी जो खुद की जो रेस्पेक्ट है उसको बढ़ा सकते थे अपनी टेरिटरीज के अंदर विद टाइटल्स लाइक राजवार एंड राजा। तो वो राजवार या राजा करके जो टाइटल था वो लगा सकते थे अपने नाम के आगे। वो अलग बात है कि वो हार चुके थे। दे पेड एनुअल रेवेन्यू टू द चंद रूलर्स। वो एनुअल रेवेन्यू यानी कि सालाना रेवेन्यू दिया करते थे चंद रूलर्स को। पार्टिसिपेटेड पर्सनली इन द बैटल्स फॉट बाय देम। और जो बैटल्स लड़ा करते थे चंद राजा, उनमें वो पार्टिसिपेट किया करते थे बाय देम। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड ट्रेंड फोर्सेज टू द चंद रूलर्स। और ट्रेंड जो फोर्सेज थी वो चंद रूलर्स को दिया करते थे। देखिए, ये कुछ इसी तरह से है कि वो हार तो गए हैं,
लेकिन चंद रूलर के अकॉर्डिंग उनको रूल करना है अपने एरिया में, और चंद रूलर्स को जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको वो फुलफिल करेंगे, ये जो छोटे राजा हैं या छोटे सामंत हैं। मंडल वाज सब डिवाइडेड इनटू देश लाइक तल्ला देश, मल्ला देश, गुम देश, गरुड़ देश, माल भाबर देश, पार्वत दोती का देश। तो देखिए अब जो मंडल थे उनको और ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया था अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो तल्ला देश हो, मल्ला देश हो, गुम देश हो, गरुड़ देश हो, जितने भी नाम हैं इन सभी में इनको जो मंडल हुआ करता था इसको फर्दर सब डिवाइडेड कर दिया गया था। देश व सेगमेंटेड इनटू परगना, तो देखिए देश को परगना में तोड़ दिया गया, यानी कि देश के बाद बन गए परगना, यानी सबसे बड़ा हुआ मंडल, मंडल के बाद हुआ देश, और देश के बाद हुआ परगना। इट वॉज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब परगना भी 2 तरह की कैटेगरी के हुआ करते थे। एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर हुआ करता था, यानी कि जो सिविल प्रशासक है उसके अंडर हुआ करता था, जिसको सीकदार बोला करते थे, और दूसरा बख्शी के अंडर हुआ करता था जो मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। तो जो परगना है वो 2 तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो सीकदार के बीच में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में था, और एक बख्शी के रूप में जो मिलिट्री कमांडर था। इन दी बराम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देर इज़ अ रेफरेंस ऑफ बख्शी परगना। तो देखिए बराम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, उसमें पाया गया है कि एक रेफरेंस आया है बख्शी परगना का। बख्शी परगना का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा परगना है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिलिट्री कमांडर रूल कर रहा है। द अदर परगना अंडर चंद्ररूल वर, जो दूसरे परगना कौन कौन से थे चंद्ररूल के अंडर, एक था काली कुमाऊँ का क्षेत्र, एक ध्यानी राऊ, फिर चाय भैंसी, चौ भैंसी जैसे भी आप इसको कहेंगे, फिर सोर है, सीरा है, फल्डा कोट है, फिर ध्यानी कोट है, चकाता है, कोटले है, कोटा भाबर क्षेत्र है, दानपुर है, डरमा जोहार वैली है, पाली पछाऊ है, कत्यूर है, और चौगरका। तो ये अलग अलग एरियाज़ थे जो अलग अलग परगना थे जो चंद रूल के अंडर हुआ करते थे। द परगना इन द तराई रीजन, तराई रीजन के अंदर कौन कौन से परगना थे, एक तो बाक्सी, चिंके, माल, बुक्शार, किलपुरी और मुंडिया। तो ये जो अलग अलग परगना है तराई क्षेत्र के थे। नाम इनमें से कुछ भी नाम पूछ लिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे देंगे। जो SSC का एग्ज़ाम है उत्तराखंड का, या ये देखिए उत्तराखंड में अभी यूके SSC ने अभी जारी किया है अपना एडमिट कार्ड नहीं, कैलेंडर जारी किया है। उस कैलेंडर में बताया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आगे, चाहे वो वन आरक्षी का एग्ज़ाम हो, या फॉरेस्ट गार्ड में, मतलब फॉरेस्ट गार्ड इंग्लिश में कहते हैं उसको, और जितने भी पटवारी का एग्ज़ाम है या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो उन सब के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल उसमें पूछ ले जाते हैं कि ये चिंके, माल, बुक्सार ये क्या है, उत्तराखंड में ये क्या चीज़ है। तो ये परगना थे चंद डायनेस्टी के अंडर। तो ये कुछ भी इस तरह से 4 ऑप्शंस बना के दे देगा वो आपको। तो इस तरह से आपको ये पता होनी चाहिए, तो इसलिए आप इनको बार बार पढ़ते रहिएगा। बार बार आप इसको पढ़ते रहेंगे तो आपके ध्यान हो जाएगा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार रिवाइज़ करना है। जितनी बार आप रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और जितने भी कोई भी सवाल बनता है, चाहे PCS पूछे और चाहे पूछे SSC, आप सब सवाल कर लेंगे। ड्यूरिंग उद्योग चंद्स रूल द सिकदार ऑफ माल वाज जगन्नाथ बुरा एंड ऑफ सीरा वाज गंगाराम। तो उद्योग चंद के रूल के दौरान जो सिकदार थे माल क्षेत्र के, वो जगन्नाथ बुरा थे, और शीरा क्षेत्र के गंगाराम थे। इन जगत चंद पीरियड द सिकदार ऑफ सीरा वाज, अब जगत चंद के पीरियड में जो सिकदार थे सीरा क्षेत्र के, वो शत्रुशाल भंडारी थे और काली कुमाऊँ के शिवदेव बिष्ट थे। माल परगना व सिचुएटेड इन भाबर एरिया, जो भाबर क्षेत्र था उसमें माल परगना सिचुएटेड था, विच इज़ मैंशनड बाय द सेम नेम इन मूनाकोट इंस्क्रिप्शन। तो माल परगना के नाम से ही मूनाकोट इंस्क्रिप्शन में, जो मूनाकोट का शिलालेख है उसमें ये पाया गया, इसका नाम ऑफ लक्ष्मीचंद या लक्ष्मण चंद जैसे भी आप इसको कहें। तो जो मूनाकोट इंस्क्रिप्शन है लक्ष्मीचंद का, उसमें माल परगना का नाम इसी नाम से पाया गया भाबर क्षेत्र में। माल भाबर वॉज कैटेगराइज्ड एज अ मिलिट्री परगना। देखिए माल भाबर को मिलिट्री परगना इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में था। अब देखिए ये भाबर क्षेत्र में है, यानी कि अब यहाँ के बाद पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होगी। तो यानी कि एक ऐसा एरिया है जो भी प्लेन से आने वाले लोग थे, या प्लेन से आने वाली कोई अपोजिट फोर्स थी, यानी कि एक ऐसी एनिमी की, यानी कि शत्रु की अगर कोई सेना थी, तो सबसे पहले वो इस क्षेत्र में आती थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, और ये मिलिट्री कमांडर के अंदर रहना ही था। वाज साइटेड इन द फुटहिल्स, ये फुटहिल्स में था। द एंट्री पॉइंट टू द हिली रीजन ऑफ कुमाऊँ, ये मैंने आपको बताया कि कुमाऊँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी एंट्री पॉइंट पे ये था। तो सबसे पहले जो भी दूसरी बाहर से कोई दूसरे राजाओं की जो फोर्स आएगी अगर अटैक करने के लिए, तो सबसे पहले इस एरिया में आएगी। तो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये एरिया कोई जीतेगा तभी वो ऊपर की तरफ, कुमाऊँ की तरफ बढ़ेगा। द परगनाज वर मैंड विद अ खजांची। अब जो परगना थे उसमें एक पर्सन हुआ करता था, उसका नाम खजांची था। खजांची का मतलब वो ट्रेजरर, यानी कि जितना भी आपका उस वहाँ पे जितना भी धन दौलत होगी उस किंगडम की, वो उसको स्टोर करके रखता था। एक राइटर होता था जो लिखता था, एक एनग्रेवर होता था यानी कि जो कुरेदता था पत्थरों पे या किसी भी चीज़ पे ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एंड अ सिकदार हु सुपरवाइज रिलीजियस सेरेमनीज। और जो सिकदार था वो जितनी भी वहाँ पे धर्म की जो भी सेरेमनीज हुआ करती थी उसको वो करा करता था।
ही ऑल्सो मैनेज्ड द रेवेन्यू कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रूप में, उसको भी मैनेज करता था। द स्पॉट वेयर सीरियल्स वर स्टोर्ड, उनको भंडार कहते थे, एंड इट्स ऑफिशियल एज भंडारी। ये हमने कल भी देखा था, पिछली वीडियो में भी देखा था हमने ये, कि वो स्पॉट जहाँ पे सीरियल्स को स्टोर किया जाता था, यानी कि जो भी हमारे अनाज हैं उनको स्टोर किया जाता था, उसको भंडार कहते थे, और जो उसकी रखवाली करता था उसको भंडारी कहते थे। द वर्कर्स हु ट्रांसपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो वर्कर्स जो ट्रांसपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को टू द किंग वर नोन एज कैनी, उनको कैनी कहा जाता था। एंड दे वर फ्रॉम दी खसिया कम्युनिटी, और वो किस कम्युनिटी से हैं, खसिया कम्युनिटी से भी बिलोंग करते थे। यानी कि वो लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, यानी कि किसानी खेती वाले प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया करते थे राजा के पास तक, उनको कैनी कहा जाता था। और वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, किस समुदाय से बिलोंग करते थे, खसिया कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन पीरियड ऑफ फूड ग्रेन्स द एक्सपेंसेस वर बॉर्न बाय द प्रधान या विलेज हेडमैन। तो उस टाइम पे जब वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था और गांव से राजा के पास जब वो जो अनाज था वो जाया करता था, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि उस ले जाने के लिए जो खर्चा हुआ करता था वो कौन बियर करता था, यानी उस खर्चे का भार किसके ऊपर पड़ता था, जो गांव का हेडमैन था, यानी गांव का जो प्रधान था उसके ऊपर उसका खर्चा पड़ता था, और वही उसका खर्चा उठाता था। फॉर द सर्विस देवर प्रोवाइडेड अ गोट, उनके सर्विस के लिए उनको एक बकरी मिला करती थी, पैडी यानी कि चावल मिला करते थे, फ्लोर, घी, सॉल्ट, ये सब चीज़ उनको मिला करती थी प्रधान को। इन दी बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देर इज अ मेंशन ऑफ दी भंडार साइटेड इन सीरा। तो बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशनड है कि एक भंडार हुआ करता था सीरा में। लैंड विच वॉज अलॉटेड इन द फॉर्म ऑफ राउथ इन एनी परगना, इट वॉज मैंडेटरी फॉर द सिकदार टू बी प्रेजेंट देयर। अब कोई भी ज़मीन अगर राउत के रूप में दी जा रही है, किसी को दी जा रही है किसी भी परगना की, तो ये ज़रूरी था कि सिकदार जो हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट हो। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग ही एक्टेड एज अ विटनेस ड्यूरिंग एलिगेशन ऑफ द लैंड ग्रांट। अब मान लेते जब राजा की प्रेजेंस में जब वो दी जाती थी, तो वो सिकदार जो हुआ करता था वो क्या होता था, उस टाइम पे वो गवाह होता था कि हाँ भाई राजा ने आपको ज़मीन ग्रांट में दी है। तो ये इस चीज़ का जो गवाह था वो कौन हुआ करता था, इस चीज़ का गवाह जो था वो सिकदार हुआ करता था। द परगना वाज डिवाइडेड इनटू गरखा। अब देखिए जो परगना था वो और भी ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया, किसमें, गरखा में। इन काली कुमाऊँ एंड माल भाबर देवर नोन एज पट्टीज। अब काली कुमाऊँ एरिया में, माल भाबर एरिया में उन गरखा को पट्टीज कहा जाता था। सोर, सीरा और दूसरे परगना में उनको गरखा कहा जाता था। तो अब आपको ये सीरियल वाइज लगाने चाहिए कि सबसे ऊपर क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, इस तरह से लगाने आपको आने चाहिए कि कब गरखा कहा जा रहा था, कब परगना कहा जा रहा था, कब मंडल था, तो किस तरह से क्या था, सबसे बड़ा साइज़ किसका था। या आप इसको देखते रहिएगा, और इसको एक सीक्वेंस में बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। इन जगत चंद बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यानी कि तम्रपत्र जो था उनका, द नेम ऑफ पर्वत दोती देश एंड इट्स टेरिटरी द कसन गरखा हैज़ बिन साइटेड। जो जगत चंद का जो बरम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यानी कि बरम ताम्रपत्र का जो शिलालेख है, उसमें पर्वत दोती देश का नाम मेंशनड है, और उस टेरिटरी को कसन गरखा भी कहा गया है। बाज बहादुर चंद उर्ग ताम्रपत्र सोर हैज़ बिन रेफर टू एज परगना। तो जो बाज बहादुर चंद का जो उर्ग ताम्रपत्र है उसमें सोर को परगना कहा गया है। उद्योग चंद का जो बरालू ताम्रपत्र है उसमें मेंशन किया गया है गरखा, और लक्ष्मी चंद का जो मूनाकोट ताम्रपत्र है उसको मेंशन किया गया है गांव, यानी कि विलेज। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ गरखा वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नेगी। अब जो नेगी टाइटल है या नेगी जो टाइटल है वो किसको दिया गया, जो गरखा के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, यानी कि गरखा को जो एडमिनिस्टर करता था, यानी गरखा जो टेरिटरी है, यानी कि जो ज़मीन का टुकड़ा है जिसको टेरिटरी को जो एडमिनिस्टर कर रहा है, यानी उस पर जो प्रशासन कर रहा है, उस पोस्ट को क्या कहा गया, नेगी कहा गया। एंड फॉर हिज वर्क ही वॉज गिवन नेग, और इसके लिए उसको दस्तूर या पैसा या नेग दिया जाता था, और जो ये काम करते थे उनको नेगी कहा गया। गरखा वॉज जोन्ड इनटू स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, यानी गांव। अब गरखा को भी और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनको क्या कहा गया, जो नॉर्मली गांव होते थे। हुज हेड वॉज नोन एज सियाना और बूढ़ा। तो जो गांव के जो हेड होता था वो कौन होता था, या उसको सियाना कहा गया या फिर उसको बूढ़ा कहा गया। व्हेन फंक्शनिंग अ जज दे वर नोन एज बूढ़ा चौरा, यानी कि जिस टाइम पे वो जज के रूप में काम करते थे, जो गांव का जो हेडमैन हुआ करता था, जो गांव का प्रधान था, जिस टाइम पे वो काम करता था एक जज के रूप में, उसको बूढ़ा चौरा कहा जाता था। द सयानाज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो सयाना थे वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, यानी कि जो गांव का हेड था वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था कि भाई आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जितना भी टैक्स आएगा वो इकट्ठा करना है प्रधान के थ्रू। द प्रधान फंक्शनड विद द हेल्प ऑफ कोटाल या कोताल एंड प्रहारी। और जो प्रधान है वो किसके थ्रू काम करेगा, कोटाल और प्रहारी की तरह काम करेगा। कोटाल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू। कोटाल का काम हुआ करता था कि वो रिस्पॉन्सिबल था किस चीज़ के लिए, कि उसको रिकॉर्ड, रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है, कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजर्स।
एंड द ड्यूटी ऑफ द प्रहरी, यानी कि जो प्रहरी की ड्यूटी थी वो क्या थी, वॉज टू गार्ड द विलेज, कि गांव का उसको रखवाली करनी है, गांव का उसको गार्ड करना है। यानी कि गार्डिंग द विलेज का मतलब क्या हो गया कि गांव के वो चक्कर लगाएगा जिसमें ये देखेगा कि वहाँ पे कोई जो गलत काम है, चाहे वो चोरी हो, किसी का डेथ हो, मर्डर हो, ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे ना हो रही हो, या कोई बाहर से कुछ पे हमला कर दे गाँव पे, वो ऐसा ना हो। तो उसकी ड्यूटी किसकी थी, ये प्रहरी की थी। ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड एज अ मैसेंजर एंड कलेक्टेड द टैक्स गल्ला चहारा 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर द किंग। अब जो प्रहरी था ये भी एक मैसेंजर की तरह भी काम करता था, जो राजा तक कोई खबर पहुंचाता था या लोगों तक कोई खबर पहुंचाता था, और उसके लिए वो टैक्स भी कलेक्ट करता था, जिसको गल्ला चहारा कहा करते थे, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/6 था, राजा के लिए वो इकट्ठा करता था। मान लेते हैं किसी के यहाँ अगर 60 kg 60 किलो अगर गेहूँ पैदा हुआ है, तो उसका 1/6 अगर हम करें तो 10 किलो जो है वो राजा के लिए उसमें से ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ का काम जो करता था वो प्रहरी करा करता था। उसके बाद आती है जस्टिस की। तो जस्टिस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जस्टिस से छोटी छोटी वीडियोस बन रही है अराउंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स की। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये फटाफट कवर हो जाएंगे, और आपको बहुत लंबे लंबे समय के लिए भी नहीं बैठना पड़ेगा। इनकेस आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स एफआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अभी यूके एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए, और जो आपका पटवारी वाला एग्जाम है उसके लिए पूरा कोर्स चलने वाला है, पूरी प्रिपरेशन का बैच चलने वाला है। तो उसमें भी ये सब नोट्स जो हैं उन स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।